हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेचर्स ट्रेजर। नेचर्स ट्रेजर्स रेफर्स टू दोज थिंग्स एंड रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय अस बाय नेचर लाइक water, vegetation, minerals, etc. Due to these resources, Earth is the only planet in the entire universe where life is possible. It is impossible to live in Earth without these natural resources. For example, you can survive for a few days without food, but you can survive for only few minutes without the air. Some of the resources we have received from nature are available in limited quantity and some resources can be renewed. क्या बोल रहा है, जो नेचर का ट्रेजर है वो उन चीज़ों को बोल रहा है, उन रिसोर्सेज को बोल रहा है जो हमको नेचर ने दिया हमारे लिए। तो वो जैसे एयर हो गई, वाटर हो गया, वेजिटेशन हो गया, मिनरल हो गया। हम खाने पीने के बिना तो रह सकते हैं कुछ दिनों तक, लेकिन अगर आपको 5 मिनट एयर भी ना मिले तो आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते। इसलिए जो यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज हमारे लिए। तो अब हम इनके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज। Natural resources are materials and substances found in nature that can be used to produce food and services. They are essential for survival. Natural resources can be classified into the following categories. लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो ऐसे मटेरियल या सब्सटेंस है जो कि नेचर में मिलते हैं, जिससे हम गुड्स बनाते हैं, सामान बनाते हैं और उससे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम टाइप्स देखेंगे या कैटेगरी देखेंगे रिसोर्सेज की। सबसे पहले renewable resources. These resources replenish themselves to replace what is used or consumed. These resources cannot be exhausted even after continuous utilization. For example, sunlight, wind and water. मतलब कि नाम से ही पता लग रहा है जो रिन्यू हो सकती है, जो नई बार आ सकती है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होती। आप इसको जितना कंज्यूम कर लो, जैसे कि सनलाइट, विंड या फिर वाटर हो गया। Non-renewable resources. These resources cannot be immediately replaced once they are completely consumed. These resources are limited due to their non-renewable nature. The availability of these resources may be run out. For example, fossil fuels, mineral, etc. Let us read further in detail more about nature treasures. मतलब क्या बोल रहा है ये, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हो गए जो रिन्यू नहीं हो सकते। ऊपर वाले रिन्यू हो सकते थे, रिन्यू नहीं हो सकते। जैसे कि कौन आ गए, हमारे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, मिनरल्स हो गए। ये एक बार हमने यूज़ कर लिए तो बार बार हमको मिलते नहीं है, एक बार ख़त्म हो गए तो उसको रिप्लेस करना मुश्किल है। अब हम आगे पढ़ेंगे नेचुरल ट्रेजर्स के बारे में और ज़्यादा। सबसे पहले एयर। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज। वी कैन नॉट सी एयर बट एयर इज़ एवरीवेयर अराउंड अस. All living things require air because it is necessary for breathing. Without air, no one can survive. We can feel air when it starts blowing. Moving air is called as wind. क्या बोल रहा है, एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। हम आंखों को देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, और ये हर जगह है। और हमको एयर चाहिए क्योंकि हमको ब्रीथिंग करनी है। बिना एयर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, और हम हवा को फील कर सकते हैं और उसको ब्लो कर सकते हैं। जब वो चलने लगे तो हम उसको फील कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when we ride a bicycle we will feel the air against our face. Air is mixture of gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor and few other gases. It may contain some dust particles. क्या बोल रहा है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम अगर बाइसाइकिल को राइड करें तो हम फील कर सकते हैं एयर को, जो हमसे सरपास करेगी, हमसे अगेंस्ट हमसे जाएगी। तो एयर है वो मिक्सचर है गैसेस का, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेपर और भी अदर गैसेस जो कि हमारे डस्ट पार्टिकल्स में भी कंटेन करती है, बोल सकते हैं। मतलब कि डस्ट पार्टिकल भी एयर में हमारे होते हैं, कंटेन करते हैं वो भी। प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, इवन इन कंटेनर्स एंड वेसल्स विच अपीयर टू बी एम्प्टी टू अस आर फिल्ड विद एयर. We cannot see air because it is colorless, odorless, tasteless, but we can feel its presence when the leaves of these rustle. Air is necessary for survival of living organism. The absence of air can lead to their death. क्या बोल रहा है, एयर हमारे आसपास हर जगह है, कंटेनर्स में भी है, वेसल में है। देखने को चाहे हमें वो खाली दिख रही हो, लेकिन उसमें एयर तो है ही पक्का। और एयर को हम देख नहीं सकते क्योंकि उसमें कुछ कलर नहीं होता, उसकी कोई स्मेल नहीं होती, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, और हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। जो पत्ते होते हैं वो लहराते हैं, उसको देखते हुए भी हम फील कर सकते हैं कि हाँ भाई एयर जो है चल रही है, हवा है। एयर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं मिलेगी तो हम मर भी सकते हैं। एक्टिविटी 1,
Objective to demonstrate the air occupies space. Material required: a wide glass bowl, a glass tumbler. Procedure: take a white transparent bowl, fill it with water. Now take a glass tumbler and push it in an inverted position into the bowl of water. Observation: water does not enter the tumbler. It is also observed that bubbles form in water and the water enters the tumbler on tilting, and the air inside the tumbler comes out and water inside into it. Inference: this shows that air is present in the tumbler. क्या बोल रहा है, इससे हम क्या सीखेंगे कि जो एयर है, कि जो स्पेस है वो एयर ऑक्यूपाई करती है. हमको क्या चाहिए होगा, एक बड़ा सा ग्लास बाउल चाहिए होगा और एक ग्लास टम्बलर चाहिए होगा. हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसपेरेंट बाउल लेंगे, ठीक है, एक वाइड मतलब बड़ा ट्रांसपेरेंट बाउल लेंगे, उसको पानी से भरेंगे, फिर उसमें ग्लास टम्बलर डालेंगे, एकदम सीधा, टेढ़ा मेढ़ा मत कर देना उसको. और फिर हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि जो पानी है वो टम्बलर के अंदर गया ही नहीं, बल्कि हमको बबल्स देखने को मिले जब हम उसको हल्का सा टिल्ट करेंगे तब. इस समय क्या पता लगा कि जो एयर है वो टम्बलर में प्रेजेंट थी. कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. एयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, अदर गैसेज इन मेजर अमाउंट्स. द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एयर एंड देयर परसेंटेज इन एयर बाय वॉल्यूम आर एज फॉलो. मतलब कि जो एयर है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स या बोल सकते हैं अलग अलग गैसेस से बनी होती है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, और बहुत सारी गैसेस होगी जो कि अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट है. अब हम बहुत सारे कंपोनेंट देखेंगे एयर के जो कि परसेंटेज ऑफ एयर बाय वॉल्यूम में है. गैस: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज. प्रपोर्शन: 78.09, 20.95, 0.93, 0.0033%. इन ट्रेसेस. क्या मतलब है इसका, ये बोल रहा है कि ये जो नाइट्रोजन है वो हमारे एयर में कितना प्रेजेंट है, 78.09% है, ऐसी सबका दे रखा है. और इन ट्रेसेस का मतलब हुआ नामात्र. कंपोनेंट्स ऑफ एयर. ऑक्सीजन: इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस ऑफ विच एयर इज कंपोज्ड. ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव गैस दैट readily forms bonds known as oxides. With other elements it is highly combustible. It is represented by O. क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है हमारे एयर में, और जो ऑक्सीजन है वो हाईली रिएक्टिव है, मतलब किसी से रिएक्ट कर जाती है बहुत जल्दी और बॉन्ड बनाती है, और क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है उससे अदर एलिमेंट से मिलके, और ये बहुत ज़्यादा कंबस्टेबल होते हैं, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, और इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं. Oxygen is needed not only for respiration and combustion, but it is also a major component in many other crucial organic molecules that make up a living organism. मतलब कि ऑक्सीजन सिर्फ रेस्पिरेशन और कंबशन के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये मेजर कंपोनेंट मतलब मेजर बहुत भाग देती है किसमें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं. एक्टिविटी 2. Objective: to observe that oxygen supports combustion. Materials required: a small and a large glass tumbler, 3 candles and a box of matches. Procedure: take the 3 candles, light them and fix them on the table at some distance from each other. Cover the first candle with small tumbler and cover the second candle with large tumbler. Leave the third candle uncovered. Observation: the candle covered with small tumbler extinguished first. Then the candle covered with large tumbler extinguishes. The third candle that was uncovered continues to burn. Inference: the candle used the oxygen present inside the beaker for burning. When all the oxygen was used up, the flame extinguishes. Thus oxygen supports combustion. मतलब इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो ऑक्सीजन है वो कंबशन को सपोर्ट करती है. हमको एक छोटा एक बड़ा टम्बलर चाहिए और 3 कैंडल्स चाहिए और एक बॉक्स ऑफ मैचेस चाहिए. तो आप क्या करो, तीनों कैंडल को जला लो, ठीक है, और एक के ऊपर छोटे वाला ग्लास रखो, एक के ऊपर बड़े वाला रखो और एक को खाली छोड़ दो. फिर एक काम करो, तीनों को जला दो, ठीक है. तो जो छोटे वाला है वो सबसे पहले जलेगा, फिर उसके बाद बड़े वाला जलेगा, और जो तीसरे वाला है वो जलता ही रहेगा. क्यों? इससे क्या देखने को मिल रहा है, जो छोटे वाला है उसमें जितनी ऑक्सीजन थी उसने यूज़ कर ली, फिर बुझ गया. फिर बड़े वाला थोड़ा लेट इसलिए बुझा क्योंकि ज़्यादा स्पेस थी, ज़्यादा एयर होगी, तो उस एयर को यूज़ किया, उसने जितना सपोर्ट करना था कंबशन को किया, फिर वो भी बुझ गया. लेकिन तीसरा जो कि ओपन था, तो हर जगह एयर है ही है, तो इसलिए वो भी जल रहा है. नाइट्रोजन: द मोस्ट अबंडेंट
Pure component of air is nitrogen with the concentration of 78%. It is represented by the symbol N. It is produced through the process called nitrogen fixation, which is a continuous cycle between living organism and the atmosphere. क्या बोल रहा है, जो मोस्ट अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब सबसे मैक्सिमम यही अवेलेबल है हमारे एयर में, जो कि है 78%. इसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्रोड्यूस होता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि एक कंटिन्यूस साइकिल है लिविंग ऑर्गेनिज्म और एटमॉस्फेयर के बीच में. कार्बन डाइऑक्साइड, it is a trace gas which is concentration of just about 0.04%. It is represented by CO2. Carbon dioxide is produced by respiration and also through decomposition of organic material. क्या बोल रहा है ये ट्रेस गैस है. ट्रेस गैस मतलब नामात्र है, बहुत कम है हमारे एनवायरनमेंट में, 0.04% है बस. इसको हम CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्रोड्यूस होती है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं उसके थ्रू या फिर हम ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं तब बनता है. Argon, it is the third most abundant element in the atmosphere. It is a noble gas. It is represented by symbol AR. मतलब कि ये भी थर्ड मोस्ट मतलब तीसरे पे आती है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट में एटमॉस्फेयर में. ये एक नोबल गैस है और इसको AR से रिप्रेजेंट करते हैं. वाटर वेपर, इट इज अ गैस फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ हीटिंग अप वाटर. The heat of the sun changes the water into water vapor. The sun changes the water in the ponds, rivers, lakes and sea into the water vapor. Then this water vapor mixes with the air and thus air contains water vapor. क्या बोल रहा है कि ये गैस है जो कि बनती है जब आप वाटर को गर्म करते हो, तो जो हीट है सन की वो चेंज होती है वाटर से वाटर वेपर में, और जो सन है वो चेंज करता है पानी जो कि पॉन्ड्स में होता है, रिवर्स में होता है, लेक्स में होता है, सी में होता है, उसको वाटर वेपर में चेंज करता है. फिर जो वाटर वेपर है वो हवा में मिक्स होता है और फिर उससे वाटर वेपर होता है. डस्ट पार्टिकल्स, इट इज द पाउडरी फॉर्म ऑफ डस्ट प्रेजेंट इन द एयर. We can see presence of dust by doing a small experiment. Close all doors and windows of a room during the day and allow sunlight to enter through a tiny gap. We will see tiny things in the air which are movable in light. It is dust. मतलब कि जो डस्ट है वो पाउडरी फॉर्म है डर्ट का, जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट होता है और हम उसको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं. मतलब कि अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर दो, फिर एक छोटे से होल को सनलाइट से आने दो, फिर आप जो भी देखोगे जो भी पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं वो कुछ नहीं बल्कि डस्ट है. स्मोक, when something is burned a dark colored gas is given out. Industries and motor vehicles are the major sources of smoke that mixes up with the air and makes it polluted. क्या बोल रहा है ये, जब आप किसी चीज़ को जलाओगे जो काला काला बचता है, ठीक है, वो क्या है, वो स्मोक है. ठीक है, जो काली सी गैस निकलती है वो स्मोक है. इंडस्ट्रीज और मोटर व्हीकल्स जो है वो मेजर सोर्स है स्मोक का, जो कि एयर के साथ मिक्स होती है और उसको पोल्यूट कर देती है. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर हैज मैनी प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग एयर इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर एक्सर्ट्स pressure in all direction due to its weight, air expand when heated taking up more space, air can be compressed, air temperature affects the motion of air molecules, air is present everywhere on land, in water and in soil, air supports all life forms on the earth. तो क्या बोल रहा है, जो एयर है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे एयर कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, एयर के पास स्पेस है, और जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है हर डायरेक्शन में उसके वेट की वजह से. जो एयर है एक्सपेंड होती है जब हम उसको हीट करते हैं तो फिर वो और ज़्यादा स्पेस लेता है. एयर को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं. जो एयर का टेम्परेचर है वो अफेक्ट करता है मोशन में, जो कि एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके मोशन में. जो एयर है वो हर जगह प्रेजेंट है, पानी में भी, लैंड पे भी, सॉइल पे भी, और जो एयर है वो हर तरह के लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करता है अर्थ पे. Activity 3. Objective: air exerts pressure. Material required: glass, water and cardboard. Procedure: fill a glass with water, press a piece of cardboard tightly on the mouth of the glass, invert the glass and remove your hand slowly from the cardboard. Observation: the air outside presses the cardboard from below and therefore the cardboard does not fall. Inference: this shows that air exerts pressure. मतलब कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, मतलब प्रेशर निकालता है. ठीक है, तो हमको क्या चाहिए होगा, गैस चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा और कार्डबोर्ड चाहिए होगा. मतलब ग्लास चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा और कार्डबोर्ड चाहिए होगा. और फिर हमको क्या करना है, एक ग्लास को पानी से भरना है,
फिर एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड को लेना है और उसको टाइटली ऐसे ऐसे उसका मुंह बंद कर देना है, फिर मतलब एकदम इन्वर्टेड, टिल्ट मत करना उसको, एकदम इन्वर्ट, सीधा उल्टा, उल्टे में सीधा। और फिर क्या करना है, आपको उस ग्लास को उल्टा करना है और हाथ को धीरे धीरे हटा देना है। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो एयर है, ठीक है, जो कि कार्डबोर्ड से लग रही थी, तो जो कार्डबोर्ड है वो फिर आप फोल्ड नहीं होगा, मतलब आप अपने हाथ को हटाओगे धीरे धीरे, कार्डबोर्ड चिपकाया, हाथ को हटाया, तो कार्डबोर्ड आप देखोगे क्योंकि जो है वो एक्सर्ट कर रही थी प्रेशर, एयर जो है वो प्रेशर को ऐसे एक्सर्ट कर रही थी, तो इस वजह से कार्डबोर्ड नहीं हटेगा नीचे से। तो हम इससे क्या पता चलता है कि जो एयर है वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है। यूजेस ऑफ एयर। एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ एंड हैज मेनी यूजेस इंक्लूडिंग sustainable life. Air contains oxygen, which is a vital gas for life. All living things breathe in and out air, exchanging oxygen and carbon dioxide. Combustion. Air supports combustion, which is the process of burning fuels. Temperature control. It helps to maintain the temperature on Earth's surface by circulating. Photosynthesis. Carbon dioxide is used in the process of photosynthesis by the plants. Plants use carbon dioxide from air and release oxygen and water vapor as a byproduct. Wind power. Wind turbines use the power of wind to generate electricity. क्या बोल रहा है, एयर के यूज देखेंगे हम, जैसे कि वो हेल्प करता है सस्टेन करने में लाइफ को, क्योंकि जो है एयर में ऑक्सीजन होता है और बहुत सारी गैस होती है जो हमको डे टू डे लाइफ में काम आती है। और कंबशन में भी, क्योंकि एयर जो है वो सपोर्ट करता है कंबशन को, तो फ्यूल को बर्न करने में हेल्प आता है। टेम्परेचर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस में। और जो विंड पावर है, विंड पावर से ही विंड टर्बाइंस चलते हैं, इसलिए उसमें भी ये हेल्प करता है। वाटर. Water is the most common and useful substance around us. All living organisms need water to live. If water is not available to living organisms, they will ultimately die. We need water for drinking, cooking, bathing and watering the plants. The earth is the only planet with the presence of liquid water, and it is covered with almost 71% of water. Most of the earth's water is in oceans, which covers almost 97% of earth's water, which is salt water, and the rest of the water is at 3% is fresh water, which is present in the other forms like glacier, polar ice caps, rivers, lakes and streams, etc. Only 0.01% of fresh water is available to us as surface water in rivers, lakes and swamps. क्या मतलब है, जो वाटर है वो सबसे कॉमन और सबसे यूजफुल सब्सटेंस है हमारे आसपास। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको पानी चाहिए जीने के लिए। अगर पानी अवेलेबल नहीं होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो मर जाएंगे। और हमको पानी चाहिए पीने के लिए, कुक करने के लिए, नहाने के लिए, और पानी देने के लिए किसको, प्लांट्स को। और जो अर्थ है वो एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें पानी है और उसको 71% कवर कर रहा है। मोस्ट ऑफ द जो अर्थ का पानी है वो ओशन का पानी है, जो कि 97% जो है वो ओशन का पानी है। बाकी जो है जो कि सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट वाटर है, मतलब नमकीन पानी है। और बाकी 3% जो पानी है वो फ्रेश वाटर है, जो कि हमारे ग्लेशियर पे प्रेजेंट है, मतलब ग्लेशियर पे जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो सिर्फ 0.01 फ्रेश वाटर हम इजीली यूज़ कर पाते हैं। सोचो। यूजेस ऑफ वाटर. Some of the important uses of water in different fields are as follow. Water is used in homes for drinking, cooking food, washing utensils, bathing and watering the plants. These are domestic uses of water. Water is also used by animals for drinking purposes. क्या बोल रहे हैं, जो पानी है वो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, घर में कुक करने के लिए, फूड, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, प्लांट्स को पानी देने के लिए, मतलब डोमेस्टिक यूज़ भी होता है वाटर का। और हम ड्रिंकिंग पर्पसेस, जो एनिमल जो है उसको भी पानी देने के लिए यूज़ करते हैं। वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज़. The quality of water used by industries varies depending on the specific requirement of each industry. क्या बोल रहा है, जो वाटर है वो इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, जिससे हम सब जो है वाटर से यूज़ करते हैं। तो क्वालिटी है वाटर की जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है वो डिपेंड करती है कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है। फैक्ट बाइट्स. Water has high heat capacity, meaning it can absorb a lot of heat before its temperature rises, helping to regulate the Earth's climate.
Water is used for irrigation, livestock and other farming activities. The quality of agricultural water may vary, but it must meet specific safety standard to avoid contaminating crops or harming animals. जो वाटर है वो इरिगेशन मतलब खेतों में पानी देने के लिए भी यूज़ होता है और भी अदर फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ होता है। तो हमको एक लेवल तक पानी साफ चाहिए होता है ताकि जो सॉइल है वो कंटेमिनेट मतलब ख़राब ना हो जाए। वाटर इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यूज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स ऑल्टर द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर causing it to flow through a pipe and turn turbine blades. The spinning blades power a generator that produce electricity. अब बोल रहे जो पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है वो क्या करते हैं, पानी की काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। जो डैम्स और अदर स्ट्रक्चर हो गए वो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर का यूज़ करते हैं जो कि पाइप और टर्बिन ब्लेड्स के थ्रू जाते हैं। उससे क्या होता है, जो स्पिनिंग ब्लेड होते हैं वो जनरेट करते हैं पावर को, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। वाटर ऑल्सो सर्व्स एज अ हैबिटेट फॉर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब कुछ लोगों का घर, कुछ लोगों का मतलब प्लांट का, कुछ एनिमल्स का घर होता है पानी। फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर इज फाउंड इन 3 states: solid ice, which is found at the poles of the water. The glacier and snow covered mountains are solid form of water. Liquid rivers, lakes and seas are liquid form of water. Gas, water vapor is present all around us. It is the gaseous form of water. मतलब जो पानी है वो हमें 3 स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड हमने पढ़ रखा है कि आइस फॉर्म में मिलता है जो कि अर्थ के पोल्स में पाया जाता है, जैसे कि वहाँ पे हमें ग्लेशियर्स मिलते हैं। लिक्विड हमें पता है रिवर में मिलता है, लेक में मिलता है, पॉन्ड में मिलता है, सी में मिलता है और बहुत सारे लिक्विड फॉर्म है वाटर के। गैस हमें वाटर वेपर में मिलता है जो हमारे आसपास हमेशा होता ही है, वो कि गैसियस फॉर्म है वाटर का। वाटर पॉल्यूशन। Water pollution occurs when harmful substances, often chemical or microorganism, contaminate a stream, river, lake or other body of water, degrading water quality and rendering it toxic to human or the environment. Unsafe water kills more people each year than war and all the other forms of violence combined. मतलब कि जो पानी का पोल्यूशन है वो तब होता है जब आप कोई हार्मफुल सब्सटेंस डाल दो या केमिकल डाल दो या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्ट्रीम को कंटेमिनेट कर दे, रिवर को या फिर कोई भी पानी की जो बॉडी है कंटेमिनेट, मतलब मैंने बता दिया था इसका मतलब खराब होना होता है, उसको ख़राब कर देगा और पानी की क्वालिटी को गिरा देगा, उसको टॉक्सिक बना देगा कि वो एनवायरनमेंट के लिए या फिर ह्यूमन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और जो अनसेफ वाटर है वो लोगों को इतना मारता है जो कि वॉर मतलब लड़ाई होती है किसी के बीच में या फिर किसी भी तरह के वायलेंस को कंबाइन कर लो तब भी इतने नहीं होगा जितना लोग पानी की वजह से मरते हैं। Water pollution can be caused by many things including sewage and wastewater. Water from sinks, showers and toilets can end up in streams, rivers and oceans. Groundwater pollution. Contaminants from pesticides, fertilizers and waste from landfills and septic systems can pollute groundwater. Agriculture. Farmers use chemical and pesticides to protect their crops which can seep into groundwater and harm people, plants and animals and the एनवायरनमेंट। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं जो सीवेज और वेस्ट वाटर है मतलब कि जो हम पानी सिंक में यूज़ करते हैं, नहाते हैं, टॉयलेट में यूज़ करते हैं, वो रिवर्स में जाता है, स्ट्रीम में जाता है और ओशंस में जाता है। और जो कंटेमिनेंट्स है जो हमें पेस्टिसाइड से मिलते हैं मतलब जो हमारे सॉइल के लिए अच्छी होती है लेकिन लैंड के लिए अच्छी नहीं होती, तो जो लैंडफिल से हमें लैंड मिलते हैं वो भी ग्राउंड वाटर में ही जाते हैं, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करते हैं। तो जो फार्मर्स है जो केमिकल्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं क्रॉप को बचाने के लिए, वो ग्राउंड वाटर में चली जाती है, फिर पीपल को हार्म करती है, प्लांट्स को हार्म करती है, एनिमल को हार्म करती है, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट। टॉक्सिक केमिकल्स लीच फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन मेक वाटर अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड कैन चेंज द टेम्परेचर ऑफ फ्रेश वाटर सिस्टम मेकिंग दैम डेंजरस फॉर मरीन लाइफ। का बोल रहे हैं जो टॉक्सिक केमिकल है जो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं वो हम पानी में अगर छोड़ देते हैं तो वो पानी को अनसेफ बनाता है ह्यूमन के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, और वो टेम्परेचर चेंज करता है किसका, फ्रेश वाटर सिस्टम का, और डेंजरस बनाता है मरीन लाइफ मतलब कि जो पानी की लाइफ है उसको। कंजर्वेशन ऑफ वाटर। Water conservation is the practice of using water efficiently to reduce unnecessary water usage. Water conservation is important because fresh, clean water is a limited resource. Water is conserved majorly by 2 methods as follow.
water management. Reduce the agricultural wastage of water by increasing the efficiency of irrigation by using drip irrigation and sprinkler irrigation. Reduce the domestic water wastage, controlling deforestation, bringing awareness about the ill effects of throwing waste into water bodies, constructing plants for desalination of sea water so that more water is available for usage. क्या बोल रहा है? कंजर्वेशन मतलब पानी का बचाना, कि पानी को हम किस किस तरीके से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम पानी की मैनेजमेंट करें कि पानी को कैसे रखना चाहिए, वो भी आना चाहिए। तो हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को कम कर सकते हैं इरिगेशन को बढ़ा के, या फिर हम बोल सकते हैं ड्रिप यूज़ करके इरिगेशन को, या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज़ करके हम डोमेस्टिक वाटर वेस्टेज को कम कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं जो कि बीमारियाँ फैलती है गंदे पानी से। और जो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम प्लांट को, उसमें हम मतलब जो ओशन वाला पानी होता है गंदा पानी, उसमें डीसलाइनेशन मतलब कि उसको नमकीन ना करके, ठीक है, हम और ज़्यादा पानी यूज़ कर सकें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, it is an important process through which the availability of water can be increased. It is the process of collecting and storing rainwater instead of allowing it to run off. It can be done in number of ways including rooftop harvesting. Rainwater is collected from a roof and redirected to a tank or reservoir. This method can help recharge groundwater levels, reduce reliance on municipal water and minimize the impact of drought. Surface runoff harvesting. Rainwater is collected on surfaces like road, driveways and open areas. This water can be used for irrigation or recharging groundwater. In ancient times, rainwater was collected by following structures. मतलब कि क्या बोल रहा है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो आपके बारिशों से पानी आ रहा है उसको कैसे सेव कर सकते हो, उसके अलग अलग टाइप है। जैसे कि रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, मतलब कि रूफ पे ही आपने ऐसी जगह बना दी जहाँ पर आपका पानी इकट्ठा हो रहा है तो आपने पानी सेव कर लिया रेन से। और सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, इसमें क्या होता है, जो सरफेस हो गई रोड की, वहाँ पे आपने गड्ढा कर दिया पानी बचाने के लिए, तो आपने ऐसे रेन वाटर बचाया। तो एंशिएंट टाइम पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाते थे जिसमें आप पानी सेव करते थे रेन का, ठीक है, बारिश का। तो वो हम देखेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले बोरी और स्टेप वेल। दीज यूनिक वाटर storage structures once were a part of Asian network of water storage. The rainwater collected was diverted to tanks through canal built on the outskirts of city to supply water. This resulted in groundwater recharge as water speed into ground, supplying water to deep and intricate network of aquifers. The steps helped in canalizing the water flow. It is also known as wave. A good example is रानी की वेव। मतलब कि यूनिक वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर था जो कि पहले होता था, वो बल्कि एक बोल सकते हैं एंशिएंट नेटवर्क था वाटर स्टोरेज का। उसमें क्या करते थे, रेन वाटर को कलेक्ट करते थे, फिर उसको टैंक्स में बेचते थे, कैनल जो उन्होंने बिल्ड किया था उसके थ्रू, और सिटी के बाहर भी बेचते थे पानी सप्लाई करने के लिए। उससे क्या होता था, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था, क्योंकि जो है पानी है वो ग्राउंड पे पड़ा है, और हम वाटर की सप्लाई कर पाते थे बहुत ज़्यादा डीपली। नेटवर्क्स दूर दूर तक फैले हुए थे, जिससे क्या हुआ, इससे हमें हेल्प मिली कैनलाइज करने में उस वाटर फ्लो को, जिसको हम वेव बोलते हैं। और एक अच्छा एग्जांपल क्या है, रानी की वेव। जो हद, इट इज सिंपली येट रिमार्केबली effective method of water conservation in Rajasthan. In this method, villagers build earthen embankments across natural depressions or low-lying areas. During monsoon, those johats store rain water which can be used in the dry season to support agriculture. क्या बोल रहा है, इसको हम सिंपली ये बोल सकते हैं, देखो कोई भी सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक और सरफेस बना के, मतलब अंदर गड्ढा ना करना ज़मीन के, बल्कि उसके ऊपर ही एक गड्ढा बनाना और वहाँ पे पानी सेव करना। तो वो भी एक तरीका था जिसको हम जोहाद बोलते थे। सोलर एनर्जी। Solar energy is the energy from the sun that can be used to create heat, cause chemical reaction or generate electricity. Solar energy is a renewable energy resource. Solar energy has become increasingly attractive as renewable resource because of its
exhaustible supply and its non-polluting character, solar energy affects countless natural processes on Earth. For example, photosynthesis by plants release on energy from the sun. If photosynthesis ceased, there would soon be little food or other organic matter on Earth. Most organisms would disappear, and in time Earth's atmosphere would become nearly devoid of oxygen. तो सोलर एनर्जी जो है वो एनर्जी है जो कि हमको सन से मिलती है, जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे मतलब हीट को क्रिएट कर सकते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन करता है और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है. जो सोलर एनर्जी है वो रिन्यूएबल है, मतलब उसको हम बार बार बना सकते हैं, वो ऐसा सोर्स है एनर्जी का. और जो सोलर एनर्जी है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे जो सन है उस पर जितनी तेज़ पड़ेगी उतनी ज़्यादा अपन लोगों को क्या मिलेगी, सोलर एनर्जी मिलेगी. और जो सोलर एनर्जी है वो कोई इफेक्ट नहीं करती हमारे नेचर को, और हम बोल सकते हैं कि वो जो सोलर एनर्जी है वो काउंटलेस नेचुरल प्रोसेस है अर्थ पे. ठीक है, जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट्स के द्वारा जो होता है वो रिलाई करता है सन की एनर्जी पे. ठीक है, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी है वो बहुत सारे मतलब काउंटलेस काम करती है, बहुत सारे काम जिसको हम गिन भी नहीं सकते इतने. तो अब हम पढ़ेंगे इसकी यूजेस. Solar energy can be used for many things including heating homes and water, cooking, powering electronic devices and producing chemicals and foods. Solar energy can be used for multiple purposes including, तो सोलर एनर्जी उसको हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि घर को गर्म रखने के लिए, वाटर के लिए, कुकिंग के लिए, पावर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, और केमिकल और फूड को प्रोड्यूस करने के लिए. जो सोलर एनर्जी है उसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी. इंस्टॉलिंग फोटोवोल्टाइक पैनल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सोलर एनर्जी. मतलब कि हम बोल सकते हैं सोलर पैनल जो लगते हैं, नॉर्मल भाषा जो सोलर पैनल लगते हैं हमारे उसमें सोलर पैनल, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं सोलर एनर्जी का यूज़ करके. हीटिंग. Through the use of solar thermal panels, solar radiation can be used to heat the water plants that powers the radiators and underfloor heating of people's home. क्या बोल रहा है, जब हम सोलर थर्मल पैनल्स लगाते हैं या फिर बोल सकते हैं सोलर रेडिएशन लगाते हैं, उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम पानी को गर्म करते हैं जो पावर करता है रेडिएटर्स को, और जो कि लोगों का घर है उसको भी गर्म करने में हेल्प करता है. फॉरेस्ट. A forest is defined as the area of land that is covered by trees. It contains a wide variety of organisms. Forests are natural habitats to a wide variety of species. Forests play an important role in maintaining the oxygen supply in the air we breathe, regulating the climate and preventing soil erosion. क्या बोल रहे हैं, जो फॉरेस्ट है हमको पता ही है, फॉरेस्ट जंगल बोलते हैं जहाँ पर पेड़ ही पेड़ होता है, तो ऐसा लैंड जो कि पेड़ों से घिरा उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं. वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो फॉरेस्ट है वो नेचुरल हैबिटेट है, मतलब कि बोल सकते हैं नेचर का दिया हुआ घर है एनिमल्स को और बहुत सारी स्पीसीज़ को, मतलब प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी. और जो फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में, या एयर में ऑक्सीजन की सप्लाई का बहुत बड़ा बोल सकते हैं रोल प्ले करता है ये. और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है क्लाइमेट को और प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को. सॉइल इरोजन मतलब जो सॉइल खराब हो जाती है उसको होने से प्रिवेंट करता है. इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. Forests are very useful for the earth. Here are some of the reasons that explain the importance of forest for all living beings. मतलब कि फॉरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारी अर्थ के लिए, और कुछ रीज़न है जो एक्सप्लेन करता है इम्पोर्टेंस फॉरेस्ट की सारे लिविंग बींग्स के लिए. एब्जॉर्ब ग्रीन हाउस गैसेज. Forests maintain the ecosystem by absorbing greenhouse gases like carbon dioxide that are believed to be reason for climate change. Watershed reasons. The green forest cover preserves the water reserves from the sun's radiation. The Amazon forest is home to the world's largest watershed and river system. Support biodiversity. Forest and habitat for various species. They offer the necessary habitat and support biodiversity. Purify the air. Plant absorb carbon dioxide and release oxygen. According to an estimate, an acre of trees can provide oxygen to 18 people. The forest act as giant lungs, purifying the air in the atmosphere by removing carbon dioxide and maintain the level of oxygen. Medicinal using. Forests are a big source of natural herbs. These natural herbs are very useful to cure various diseases.
tulsi, neem and ashwagandha are some of the medicinal plants. Providing food. Forests are the source of edible plants, fruits, nuts and seeds. They are also provide protein from the wild animals that live in them. तो जो फॉरेस्ट है वो क्या करता है, ग्रीन हाउस जो गैसेज है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और वाटर शेड रीजन्स बनाता है। मतलब कि जो ग्रीन फॉरेस्ट है वो कवर करता है जो कि वाटर से प्रिजर्व है, जिन पे सन की रेडिएशन पड़ती है, हम ये बोल सकते हैं। जो अमेज़न फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा सन पड़ेगी वहाँ पे, तो ट्रीज़ क्या करेगा, घेर लेगा, छाँव बना देगा, ये बोल सकते हैं हम नॉर्मली। ये सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को और ये हमारी हवा को बहुत ज़्यादा प्योरीफाई करता है और ये मेडिसिन बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ देता है। मतलब कि अलग अलग ट्रीज़ अलग अलग मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होती है और हमको खाना देता है अलग अलग फॉर्म में। जैसे कि कुछ लोग एनिमल्स को भी खाते हैं, तो एनिमल्स को एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो हम यूज़ करते हैं और हम प्लांट से भी खाना खाते हैं, हमको पता है। डिफॉरेस्टेशन. Deforestation is the clearing of trees from large areas of forest for other uses such as agriculture, urbanization or mining. It is a major threat to the forest and our planet with significant social, economic and environmental impacts. There are various causes of deforestation. Expansion of agricultural land. One of the leading cause of deforestation is the expansion of agricultural land. Agricultural practices such as clearing vast areas of forest for farming, logging and fuel wood use are primary activities that contribute significantly to deforestation. Deforestation का मतलब क्या होता है, जैसे एक फॉरेस्ट है या एक बहुत बड़ा झुंड है किसका, ट्रीज़ का, अगर आपने उसको काट दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो उसके बहुत सारे कॉजेज़ है डिफॉरेस्टेशन के, जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सपेंड होना, मतलब कि आपको ऐसा एरिया बनाना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर हो, ठीक है। उसके लिए आपको फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा और वहाँ पे फार्मिंग, लॉगिंग या फिर फ्यूल वुड का यूज़ करना पड़ेगा। ये सब काम आपको वहाँ पे करने पड़ेंगे। अर्बनाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़. इट हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन डिफॉरेस्टेशन, contributing to destruction of forest land across the globe. The expansion of cities often leads to the need for land for housing and settlement as well as for the construction of roads and other infrastructures. मतलब कि हमको पता है कि बहुत सारी सिटीज़ जो है वो बनने लग गई है, तो सिटीज़ बनने के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे, तो हम जंगल काट देते हैं सिटीज़ की उसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए या सिटीज़ को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए, जो कि हम आगे देखेंगे कि ये जो गलत है, ठीक है। Human population growth. As the world's population continues to grow, the demand of food, housing and natural resources also increases. This directly impacts deforestation as the need for more land. क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो डिमांड खाने की, रहने की, घर की, नेचुरल रिसोर्स की वो भी बढ़ती गई, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा किस पे, कि उनको और ज़्यादा लैंड चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. अब हम फॉरेस्ट को कैसे बचाएंगे वो देखेंगे। Forest conservation involves a number of measures to protect forest, including afforestation, planting trees to increase forest cover and reduce the effect of deforestation and pollution, controlling forest fire, preventing the loss of forest by fire, which can be difficult to control once started, combating illegal activities. We can protect forest by preventing illegal and unregulated forest activities. Festival of trees, Van Mahotsav. Van Mahotsav is an annual tree planting festival celebrated in India from during July 1 to 7. This festival was launched by K.M. Munshi, their Union Minister for Agriculture and Food in 1950. क्या बोल रहा है, अब हम देखेंगे कि कैसे हम जो है पेड़ को बचा पाएँ। जैसे पहला प्रोसेस है एफोरेस्टेशन, इसका मतलब होता है आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम पेड़ या फिर प्लांट लगा सकते हैं उसको एफोरेस्टेशन बोलते हैं। और कंट्रोल करना फॉरेस्ट की फायर को, आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे पेड़ ही पेड़ है, पेड़ है तो पत्तियाँ होंगी, तो एक में आग लगी तो बहुत जल्दी वहाँ पे आग फैलेगी, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और इलीगल एक्टिविटीज़ को हम रोक सकते हैं वहाँ पे होने से। और जो फेस्टिवल ऑफ ट्रीज है उसको मनाया जाए अच्छे से, उसमें क्या होता है, उसको वन महोत्सव बोलते हैं, जो इंडिया में बनाया जाता है 1 से 7 जुलाई के बीच में। इसको के.एम. मुंशी ने लॉन्च किया था, जो कि यूनियन मिनिस्टर है किसकी, एग्रीकल्चर और फूड की, 1950 में। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेस्टिवल आर, मतलब कि ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है वो देखेंगे अब। इंक्रीजिंग इंडियाज़ ग्रीन कवर, कॉम्बैटिंग डिफॉरेस्टेशन,
conserving water, soil and biodiversity, improving air quality, प्रमोटिंग द कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ ट्रीज़। मतलब कि इससे क्या होगा कि इंडिया पे ग्रीन कवर बढ़ेगा। ग्रीन का मतलब पेड़ बढ़ना, और छाए बढ़ेगी तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और पानी बचेगा, सॉइल बचेगा, बायोडाइवर्सिटी बचेगी, और डिफॉरेस्टेशन कम होगा, और एयर क्वालिटी बढ़ेगी, अच्छी होगी, और हम क्या करेंगे, कल्चर वैल्यूज़ जो है ट्रीज़ की उसको प्रमोट करेंगे। चिपको मूवमेंट। Chipko movement started in 1970 was a non-violent movement aimed at protection and conservation of trees and forests from being destroyed. The name of the Chipko movement originated from the words embrace, as villagers used to hug the trees and protect them from woodcutters. क्या मतलब हुआ, हम एक चिपको मूवमेंट जो है वो 1970 में लागू किया गया, जो नॉन वायलेंट था। मतलब उसमें कोई मार पिटाई का सीन नहीं था, बल्कि उसमें ये था कि हम जो है जब कोई उसको काटता था तो उसको काटने से पहले हम उसको हक कर लेते थे कि तू इसको नहीं काटेगा इस ट्री को, और हम इसको प्यार करते हैं, इसको दर्शाने के लिए उसको हक करते थे ताकि कोई इसको काट ना पाए, और वुड कटर से हम उसको प्रोटेक्ट कर ले। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय ट्राइबल पीपल इन द तेहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड अंडर द लीडरशिप ऑफ सुंदर लाल बहुगुणा। मतलब कि ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया ट्राइबल पीपल के द्वारा, जो कि तेहरी डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के किसके अंडर ये हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा। सॉइल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स। Soil is a mixture of elements, minerals and other components that make a base for all terrestrial ecosystems. Soil consists of various kind of sediments such as sand, slits and clays। मतलब कि जो सॉइल है वो उन एलिमेंट्स का मिक्सचर है, उन मिनरल्स और अदर कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, जो कि बेस की तरह काम करता है जितने भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसके लिए। जो सॉइल है वो बहुत सारे सेडिमेंट से बना होता है, जैसे कि सैंड हो गए, सिल्ट्स हो गए और क्लेस हो गए। Soil serves four main important functions within an ecosystem. Soil provides space and medium for plants to grow. That is, plant requires soil for their roots to live and thrive. क्या बोल रहा है, जो सॉइल है वो चार मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो प्ले करता है इकोसिस्टम में। जो सॉइल है वो स्पेस प्रोवाइड करता है और मीडियम प्रोवाइड करता है प्लांट को ग्रो करने के लिए, और जो प्लांट को चाहिए होता है सॉइल से वो रूट जो है लेता है, और प्लांट इसकी वजह से जी पाता है। Soil provides water storage and water purification is that water soaks into the soil and the medium can filter things out of the water when it flowing through it। क्या बोल रहा है, जो सॉइल है वो वाटर स्टोरेज और वाटर प्योरिफिकेशन अपने अंदर प्रोवाइड करता है, जिससे वो पानी को सोख लेता है अपने अंदर, फिर उसके बाद वो उस मीडियम को साफ करता है और जो गंदा पानी उसको बाहर फेंक देता है। Soil provides a home for many organisms, especially microorganisms। मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मेनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका घर है सॉइल। कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल मेड अप ऑफ 5 मेन components, minerals. These are the result of decomposed and disintegrated rocks and are divided into 3 size classes: sand, silt and clay. The percentage of these particles in the soil is called soil texture. Organic matter. This comes from the decay of plant residues, animal remains and microbial tissues. Water. This comes from the atmosphere and from reactions in the soil. Air. This comes from the atmosphere and from reactions in the soil. Living organism. These include both large organisms like worms and insects and small organisms like microbes. तो ये क्या बोल रहा है, जो सॉइल है वो एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो कि इन पांच कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जो कि है मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिनरल तो हमको पता है जो कि हमें रॉक से मिलते हैं, डिसइंटीग्रेटेड रॉक से मिलते हैं, जिनको हम 3 साइज में डिवाइड करके रखते हैं, जो है सैंड, सिल्ट और क्ले। और इनकी परसेंटेज को, इन पार्टिकल्स की क्या बोलते हैं हम, सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो बोलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है, जो प्लांट मर जाते हैं और उसका जो रेसिड्यू मतलब बचा हुआ पार्ट रह जाता है, उससे हमको ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। पानी तो हमको पता ही है, हवा भी हमको पता ही है क्या होती है, और हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये मिलता है। लेयर्स ऑफ सॉइल। फॉलोइंग आर द 5 लेयर्स ऑफ सॉइल। द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। Humus is the organic matter which is made up of dead plants and animals. Humus is very fertile and helps the plants to grow.
ह्यूमस इज डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर, मतलब कि जो टॉप मोस्ट मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। और जो ह्यूमस होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि मरे हुए प्लांट्स और एनिमल से बनता है। जो ह्यूमस है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। वो डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है। टॉप सॉइल इज बिलो ह्यूमस, इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज़ रिच इन मिनरल। जो टॉप सॉइल होती है वो ह्यूमस के नीचे होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो रिच होती है मिनरल्स में। द सब सॉइल इज़ बिलो द टॉप सॉइल, इट इज़ द होम ऑफ अर्थवॉर्म्स, मतलब कि जो सब सॉइल होती है वो टॉप सॉइल के नीचे होती है और वहाँ पे अर्थवॉर्म पाए जाते हैं। स्मॉल रॉक्स आर वेदर्ड रॉक बिलो सब सॉइल, रूट्स ऑफ वेरी फ्यू ट्रीज रीच अप टू दिस लेयर, मतलब कि जो स्मॉल रॉक वाली लेयर है वो सब सॉइल के नीचे आती है और वहाँ पे बहुत कम ट्रीज ऐसे होंगे जिनकी रूट आपको मिलेगी। बेडरॉक इज द बेड ऑफ न्यूली फॉर्म्ड रॉक्स, दीज रॉक्स आर बिग, मतलब कि जो बेडरॉक है वो नए नए जो रॉक बने होते हैं उनकी बेड है, मतलब कि वहाँ पर आपको जो नए नए रॉक है वो मिलेंगे और ये जो पत्थर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। रॉक, अ रॉक इज अ सॉलिड कलेक्शन ऑफ मिनरल्स, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रॉक क्लासिफाइड बाय हाउ दे आर सोर्स्ड एंड फॉर्म्ड, मतलब कि जो रॉक है वो सॉलिड कलेक्शन है मिनरल का और उनको हमने 3 भाग में बांटा है, मतलब वो कहाँ से मिले हैं और कैसे बने हैं उसके बेसिस पे। सेडिमेंट्री रॉक्स, sedimentary rocks are formed through a process called sedimentation which involves the accumulation of mineral or organic particles at the earth's surface, मतलब कि जो sedimentary rocks हैं वो बनते हैं कैसे, एक प्रोसेस को जिसको हम sedimentation बोलते हैं, जिसमें क्या होता है मिनरल्स का accumulation होता है, हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक पार्टिकल जो हमें अर्थ सरफेस पे मिलते हैं। igneous rocks, igneous rocks are formed when molten rock cools and solidifies, the word igneous comes from the Latin word ignis which means fire। क्या मतलब हुआ इसका, जो igneous rock है हमको कैसे मिलती है, जो molten rock cool होता है, मतलब एक बार जब मान लो जो लावा होता है, ठीक है, लावा में वो पिघल गए, पिघलने के बाद फिर से ठंडे हो गए, तो जो मोल्टन रॉक है पिघला हुआ वो जब कूल हो जाता है और सॉलिडिफाइड होता है, तो जो वर्ड है igneous उसका मतलब ही क्या होता है, फायर। मेटामॉर्फिक रॉक्स, metamorphic rocks are formed when igneous or sedimentary rocks are transformed by intense heat and pressure within the earth's crust। क्या मतलब इसका, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है वो बनता है जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है इंटेंस हीट देके या फिर प्रेशर देके हमारी अर्थ क्रस्ट में। मिनरल्स, मिनरल्स इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद डिस्टिंक्टिव केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, composition and atomic structures। Rocks are generally made up of 2 or more minerals mixed up through geological processes, मतलब कि जो मिनरल है हमको नेचुरली मिलता है, एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो कि अलग अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है। जो रॉक्स हैं वो जनरली 2 टाइप ऑफ मिनरल से बने होते हैं या फिर 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल से बने होते हैं जो कि मिक्स हो जाते हैं जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। Fossil fuels, fossil fuels are made from decomposing plants and animals. These fuels are found in Earth's crust and contain carbon and hydrogen which can be burned for energy. Coal, oil and natural gas are example of fossil fuels. The type of fossil fuels that forms depend on the organic matter present, the length of burial and the temperature and pressure कंडीशंस, मतलब कि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो कैसे बनते हैं, जब प्लांट्स और एनिमल डिकम्पोज हो जाते हैं बहुत मिलियंस ऑफ ईयर तक, तब जो है फॉसिल फ्यूल बनता है। ये हमको अर्थ के क्रस्ट में मिलता है जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन होता है जो कि जिसको हम एनर्जी के लिए जला सकते हैं। जो कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है वो फॉसिल फ्यूल्स का एग्जाम्पल है। और जो जिस टाइप की फॉसिल फ्यूल बनती है वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रेजेंट था और ब्यूरियल की कितनी ज़्यादा लेंथ थी या कितने टेम्परेचर पे था, कितने प्रेशर पे वो उसको झेल रहा था। फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइंड फॉर यूज एज फ्यूल और यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। Fossil fuels are the largest contributor to globe climate change, accounting for over 75% of globe greenhouse gas emission. Fossil fuels are a non-renewable resources and waiting millions of years for new coal, oil and natural gas deposit to form is not a realistic solution।
क्या मतलब हुआ इसका, जो फॉसिल फ्यूल है उसको हम जलाते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएँ, नए नए फ्यूल बना पाएँ और भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ कर सके। तो फॉसिल फ्यूल है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारे जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होता है उसका। जो 75% है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसके एमिशन की, तो उसका यही जिम्मेदार है। और ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब इसको बार बार हम बना नहीं सकते, ये मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसको बनाने के लिए। Fossil fuels are used for many purposes including coal is burned in a power plant to generate electricity. Compressed natural gas CNG is a major fuel for vehicles for transportation. Natural gas is used for heating and cooking, for example liquefied petroleum gas. Fossil fuels are used in the production of paints, detergents, polymers, cosmetics and some medicines. Fossil fuels are used to power industry for manufacturing. क्या बोल रहा है, जो कोल है उसको हम जलाते हैं पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सीएनजी जो है वो मेजर फ्यूल है व्हीकल्स के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है। नेचुरल गैस है वो हीट करने के लिए, कुक करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हमारे घर पे आता है एलपीजी। और जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको हम पेंट्स की, डिटर्जेंट की, पॉलीमर्स की, कॉस्मेटिक की और कुछ मेडिसिन की प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं इनको यूज़ किया जाता है पावर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए। रीड एट अ ग्लैंस। अब हम चैप्टर की समरी देखेंगे, अगर कुछ नया होगा तो बता दूंगा वरना मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ। Substance found in nature are called natural resources. There are two types of natural resources, renewable and non-renewable. Air is the most important component of all living organisms. Air is a mixture of gases such as oxygen and carbon dioxide. Oxygen is very useful for all living organisms in many ways. Plants need carbon dioxide to prepare their food by the process of photosynthesis. Water is also one of the most important things for all living organisms. We should never waste water. Rainwater harvesting is one of the best methods for water conservation. Solar energy is also useful for all living organisms. We should always protect forests because they are very important for life on earth. Soil is the topmost layer on earth's surface. रॉक आर अ कलेक्शन ऑफ मिनरल। तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमने ऊपर नहीं पढ़ा। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।